अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत कुछ क्रूशल कंटेंट पढ़ेंगे जो कि स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो कि कल बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं। तो बेसिकली अभी 2025 चल रहा है, तो जो लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो दे शुड नो कि भाई ये मई जून सेशन के जो स्टूडेंट्स जो कि अपने एमसीक्यूज़ का एग्ज़ाम दे रहे थे, ये उनके लिए बनाई गई थी। मगर फिर भी अगर कोई और बाद में भी इससे बेनिफिट लेना चाहे तो डेफिनेटली फील फ्री टू डू इट। इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे ही रहेगी। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे। पहली और सबसे फॉरमोस्ट जो उसमें चीज़ है वो सारे शॉर्टकट्स, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको आपके एमसीक्यूज़ के एग्ज़ाम के अंदर बहुत काम आएंगे, हर यूनिट वाइज। ठीक है, तो हम जो आपके 21 यूनिट्स हैं हम शुरू से लेके उसको आखिर तक लेके जाएंगे, 1 से लेके 21। सारा इस वीडियो के अंदर नहीं आएगा, उसकी मैं आपको डिटेल्स फर्दर आगे जाके बताऊंगा। मगर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी वो सारी चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए या जो आपको भूल गई हैं, या फिर वो चीज़ें जो कि आप अक्सर औकात स्टूडेंट्स आपस में उसको कंफ्यूज कर देते हैं, वो उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, या उनसे वो चीज़ याद रहती नहीं है। तो हम उन सारी चीज़ों को बहुत क्लियर और बहुत आप समझने के क्रिस्टल क्लियर करेंगे। और आपको आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल रिमाइंडर ऑफ ऑल दो स्टफ जो कि आपको कल के एग्जाम में काम आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद योर यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर ना, अच्छा एक और चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि इसमें हम A to Z एवरी सिंगल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे। जो आसान चीज़ें हैं वो मैं इसमें छोड़ रहा हूँ, सिर्फ जो हार्ड या फिर आप समझ जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है हम सिर्फ उनको देखेंगे। यूनिट 1 जो है हमारा वो है रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत आसान है, थोड़ा सा लंबा है कह सकते हैं, मगर इसमें हम कुछ मोटी मोटी कुछ चीज़ें जिनको हम देख लेते हैं जल्दी से। पहली चीज़ तो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने याद रखना है कि वायरसेस नहीं आते। वायरसेस कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको होस्ट चाहिए होता है। जब होस्ट नहीं होगा सो दे कैन नॉट सर्वाइव। सेकेंडली, वायरसेस जो होते हैं बेशक वो सर्वाइव करें, होस्ट के बगैर अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर ये सीन होता है कि भाई उनको ये सारे जो 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वो उनमें हमें नहीं दिखते। ठीक है, तो मूवमेंट है, रेस्पायरेशन है, सेंसिटिविटी है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन और फिर न्यूट्रिशन है। इसको याद रखने का बहुत एक आसान तरीका आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा इसके बारे में, मिसेस गैन के नाम से। सो M स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, R स्टैंड्स फॉर रेस्पायरेशन एंड सो ऑन। ये आखिर तक है 7 इन टोटल। इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम रेस्पायरेशन के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत क्रूशल डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम क्योंकि बचपन से जब हम पढ़ते हुए आते हैं अपने मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम्स के अंदर कि भी रेस्पायरेशन बेसिकली मैं रेस्पायर कर रहा हूँ, मैं हवा इनहेल कर रहा हूँ और फिर मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, वो ब्रीथिंग है। लंग्स जो एक्सहेल कर रहे हैं और फिर इनहेल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर वो रिलैक्स कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की तो उसमें हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस की जो कि हमारे अंदर हो रहे थे, जिससे फिर हम आगे, आपने पढ़ा होगा कि भाई जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, हालांकि प्लांट्स की तो कोई लंग्स नहीं होते, राइट। तो रेस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती। इससे ना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, एनर्जी कैन नेवर बी मेड, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, राइट। ये फिजिक्स का एक लॉ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो ये एक बहुत एक ना क्रूशल डिफरेंस है जो कि आई वुड से कभी आप सारों को ये चीज़ याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। रिगार्डिंग एक्सक्रीशन, एक और यहाँ पे भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सक्रीशन और इजेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक्सक्रीशन जो है ना वो सारा मेटाबॉलिक जो हमारे अंदर एक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू दोज केमिकल रिएक्शन दैट आर हैपनिंग इन अस, उन सारों के रिमूवल है बाहर, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका स्वेट भी आ जाता है, इसमें आपको जो ह्यूमन वेस्ट है वो भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो म्यूकस है जो कि जो हमारे लाइक नोस्ट्रल्स में कलेक्ट हो जाता है वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो वो सारा इसी में आ जाता है। मगर इजेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इट इज़ द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। वो जो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कुछ बहुत ही फाइबरस कोई मटेरियल गया, ठीक है, थोड़ा सा उसको तोड़ने की कोशिश की मगर वो नहीं हुआ तो वो फिर अनडाइजेस्टेड रहा। इसी तरह से स्टार्च जो है, या चलिए स्टार्च को छोड़ें, सेलुलोज जो है, सेलुलोज हम लाइक वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट, तो वो अनडाइजेस्ट रहेगा। तो उसका जो रिमूवल है ना उसको हम कहते हैं इंजेक्शन कहते हैं। ये बहुत बारीक डिफरेंसेस हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर एमसीक्यूज एग्जाम। ठीक है, तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर अप कर लिया। अब हम आगे चलते हैं।
इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि इसी ही यूनिट का हिस्सा है। इसमें बहुत ही मशहूर एक सेंटेंस है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स याद रखते हैं, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। ये आपको याद रहे या ना रहे, इसकी बेशक आप सबसे जो फर्स्ट 4 हैं वो आप याद रख लें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो इसमें किंगडम है, फिर फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और फिर स्पीशीज़ है। एमसीक्यू के पेपर के अंदर ये क्लासिफिकेशन इतनी आती तो नहीं है, मगर चलें अगर आ गई तो ये आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प करेगा। आगे चलते हैं हम, फीचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वेल इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जो 5 किंगडम्स हैं, जो बड़े बड़े 5 किंगडम्स हैं उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह। और आपको पता है कि भाई अगर हम लाइक डिटेल के अंदर जाएँ तो फिर किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, तो ये लाइक स्पेसिफाई होता रहता है, मगर ये फिर बहुत ही अननेसेसरी डिटेल जो कि आपकी एमसीक्यूज़ के एग्जाम के अंदर एटलीस्ट इतनी डिटेल में नहीं आएगा। तो 5 जो किंगडम्स हैं, एनिमेलिया जो अपना प्लांट्स का है, और फिर आगे जो फंगाई का है, प्रोटोस्टिक्स का है, और फिर प्रोकारियोट्स का है। इसमें फिर आपने याद रखना है कि एनिमली जो है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं और उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही जनरल चीज़ एक चीज़ है। प्लांट्स अगेन देयर और मल्टी सेलुलर, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। जो हमारे पास फंगी है या फिर आप उसको फंजाई कह लें, तो वो सारा उसके अंदर हमारे पास सेल वॉल भी होती है, उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में सब कुछ होता है इसके अंदर, मगर इसमें क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि वो लोग फोटोसिंथेसाइज नहीं करते। दूसरी बात, वो लोग सेप्रोट्रॉफ्स हैं। सेप्रोट्रॉफ बेसिकली स्टैंड्स फॉर सेप्रोस मीन्स रॉटन और ट्रॉफ मीन नरिशमेंट। ये एक लैटिन का वर्ड है। तो बेसिकली आप अगर हम इसको एक बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करूँ, ट्रांसलेट करूँ, सो दैट वुड मीन डिकम्पोजर्स, या दैट वुड मीन दो स्टफ जो कि डेड मैटर के ऊपर रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से एक किस्म आ जाती है, सारे नहीं मगर मोस्टली ये इसी में आ जाते हैं। फिर हमारे पास प्रोटोस्टिक्स हैं, प्रोटोक्टिस्ट, हाँ उनकी मुझे इनका हमेशा प्रोनाउंसिएशन भूल जाती है, प्रोटोक्टिस्ट। तो ये बेसिकली मिक्स्ड बैग हैं, इसमें सारे यूनिसेलुलर सारे नहीं होते, मगर ज़्यादातर इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जो यूनिसेलुलर नहीं होते तो वो इतने भी लाइक ज़्यादा बहुत मल्टी सेलुलर नहीं होते, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ सेल्स के ऊपर बेस होते हैं। देन वी हैव प्रोकारियोट्स, जिनके अंदर नो न्यूक्लियस होता है। इसमें आपने एक रूल याद रखना है कि प्रोकारियोट्स में जहाँ पे प्रो आएगा दैट मीन्स नो। अच्छा, इंग्लिश में प्रो का मतलब कुछ और होता है, प्रो और पोस्ट ये दो कुछ और चीज़ें, बट यहाँ पे आप याद रखें कि नो के अंदर भी ओ है, प्रो के अंदर भी ओ है। तो जहाँ पे ओ आ रहा है दैट मीन्स वहाँ पे नो न्यूक्लियस होगा। जहाँ पे EU आ रहा है इसका मतलब है ट्रू के अंदर EU आता है, तो EU का मतलब होगा कि वहाँ पे न्यूक्लियस है। सो प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होगा और यूकारियोट्स में न्यूक्लियस होगा। ये एक बेसिक सा रूल है। आगे चलते हैं आर्थ्रोपॉड्स के हवाले से, ये भी उसी यूनिट के अंदर आता है। आर्थ्रोपॉड्स के बारे में आपने याद रखना है कि एक चीज़ इसमें बहुत एक बड़ा डिस्क्लेमर मैंने करना है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स रॉन्ग कर रहे होते हैं। भाई आपके पास MCQs के एग्ज़ाम के अंदर डायग्राम ठीक है कभी कभार आ सकते हैं, मगर मोस्टली जो ज़्यादातर जिसका चांस होता है वो आपके पास आते हैं, कुछ कीज़ आते हैं जिसमें से आपने बेसिकली किसी भी इंसेक्ट है उसके बारे में उन्होंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो आपने फिर उसमें से उसको निकालना होता है। सो द पॉइंट हियर इज़ कि भाई यू डोंट हैव टू फोकस अपॉन द शेप या अपॉन द पिक्चर, क्योंकि पिक्चर या डायग्राम वो हमेशा नहीं आएगा, टेक्स्ट आएगा हमेशा। ठीक है, अब वो बेशक ये वाला क्वेश्चन आए ना आए, टेक्स्ट तो आएगा ना, बेशक इसके बारे में हो या ना हो। So it is better to focus upon the text instead of memorizing those specific insects and specific pictures. ठीक है, तो आगे चलते हैं। आर्थ्रोपॉड्स जो है उसमें हमारे पास 4 मेन कैटेगरीज आती हैं। माइरियोपॉड्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लेग्स होती हैं और उनकी जो बॉडी होती है ना वो सेगमेंट्स के अंदर होती है। इसकी एग्जांपल है, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, जिसकी बहुत ज़्यादा टांगी होती हैं, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक सो 50+ उसकी सिर्फ टांगी होती हैं। फिर हमारे पास इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट जो होते हैं उनके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो चूंटी होती है तो उसका आपको देखेंगे उसके एक सर होता है, फिर उसका एक जो एक मेन थर्ड होता है, और फिर जो उसके पीछे वाला जो उसकी बॉडी होती है, तो उसके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं और उसके 6 लेग्स होती हैं और वो इक्वली डिवाइडेड होती हैं उसके तीनों बॉडी पार्ट के, सो 2 ऑन ईच पार्ट। ठीक है, फिर हमारे पास होते हैं अराक्निड्स। ये जो होते हैं इनके 2 बॉडी पार्ट होते हैं सिर्फ, इसमें सारे के सारे आपके स्पाइडर्स आ जाते हैं। इनका आपको देखेंगे सिर्फ उनके लिए एक हेड होता है और एक बड़ा सा पीछे उनकी जो मेन बॉडी होती है वो होती है, तो इनकी फिर 8 लेग्स होती हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है वो है क्रस्टेशियंस की। इनकी 10+ लेग्स होती हैं और इनके गिल्स भी होते हैं और ये एक्वाटिक भी होते हैं। अच्छा, क्रस्टेशियंस और माइरियोपॉड्स के अंदर फ़र्क क्या है?
बोथ हम लिखेंगे जब हम यहाँ पे 10 प्लस लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मैनी लेग्स, राइट। मगर इसका मतलब ये है कि अभी इनकी लेग्स होंगी मगर बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, ओके। तो मैनी आप समझ लाइक 15-20 अबव है, लाइक 15-20 प्लस लेग्स हैं, तो वो फिर माइरियापॉड्स में आ जाएगा। क्रस्टेशियन का ये सीन होता है कि ये लोग बिल्कुल माइरियापॉड्स के ही तरह होते हैं, सिर्फ इसमें फ़र्क ये होता है कि भी जो ये जो होते हैं ये बेसिकली एक्वाटिक भी होते हैं और ये लैंड पे भी होते हैं, तो इनके पास गिल्स भी होते हैं और ये लाइक एम्फीबियंस होते हैं। सो दे कैन बी आइदर एक्वाटिक या दे कैन बी एम्फीबियन, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ लैंड पे होंगे। तो इनमें बस ये एक फ़र्क है। आगे चलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के हवाले से। इसमें बस आपने दो ही चीज़ें याद रखनी है, मोनोकॉट्स और फिर डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें सिर्फ जो उनका सीड होता है ना, जब वो अपना सबसे पहला स्प्राउट जो करता है, जो उनकी जो शूट होती है, तो उस पर सिर्फ एक लीफ निकलता है। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उस लीफ की जो कि सबसे पहला लीफ है, ठीक है। तो सिर्फ एक होता है, और फिर जब वो पूरा एक बड़ा होकर पूरा एक वो प्लांट बन जाता है तो उसकी वेन्स पैरेलल होती हैं। इसकी एग्जांपल है गंदम का जो पौधा होता है, उसमें आपको नजर आएगा कि भी उसकी पैरेलल वेन्स होती हैं। पैरेलल का मतलब ये है, वो जो मतलब कि नीचे वो एक डायग्राम है, उसमें आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा इसकी ना जो पेटल्स होते हैं वो थ्रीज के अंदर होते हैं, सो बेसिकली 3 पेयर्स के अंदर होंगे। सो लाइक मेरा मतलब कि एक पेयर उनके ग्रुप ऑफ 3 के अंदर होंगे, सो समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से वो 3 के पेयर्स के अंदर होंगे इसके पेटल्स। व्हेन वी कम टू डाइकॉट्स, इनका जब सबसे जो पहला जो उनकी जो शूट उगती है उसके ऊपर 2 सीड लीफ होते हैं, 2 सीड लीव्स होते हैं। और जब ये पूरा एक बड़ा प्लांट बन जाते हैं तो फिर इनकी जो प्लांट इनकी जो लीव्स के ऊपर जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती, मिड रिब होता है और वो ब्रांच भी कर रही होती हैं, मगर उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर एक नेट लाइक सा उनके बहुत अंदर एक झरमट सा बना होता है, जैसे एक छानी होती है या जैसे एक जाली होती है ना, उस तरह से बहुत बारीक बारीक एक नेट एक बना हुआ होता है। इसके अलावा हाँ, जो पेटल्स होते हैं उसके वो या तो 4 के ग्रुप के अंदर होते हैं या 5 के ग्रुप के अंदर होते हैं, उनकी लाइक ज़्यादा होती हैं। इसमें आपने एक की टिप याद रखनी है, आपने एक शॉर्टकट है कि जब भी मोनो आएगा, सो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो हम उसको ले लेते हैं स्ट्रेट के लिए, तो मोनो का मतलब भी उसकी स्ट्रेट वेन्स होंगी। जब भी डाइकॉट्स का वर्ड आएगा तो दैट मीन डिवाइड। डाई का मतलब वैसे 2 होता है लैटिन के अंदर, बट हम उसको ले रहे हैं डिवाइड के तौर पे, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब क्या होगा भी जो उसकी वेन्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं आपस में, वो एक पहले एक बड़ी सी मिड रिब है, उसमें से फिर थोड़ी सी और ब्रांच आउट कर रही हैं, फिर उसमें से फर्दर और ब्रांच आउट कर रही हैं, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हमारा यूनिट 1। इससे हम कुछ ना डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इस तरह से ना एक की आती है MCQs में, वैसे ये आती है स्पेशली जो 2025 का सिलेबस है उसमें तो ज़्यादा चांस है कि भी ये आएगी, मगर क्योंकि पहले सिलेबसेस में पहले पास्ट पेपर्स में मैंने इतनी नहीं देखी ये चीज़, सो अगेन आई वुड एक होता है ना हमारे अंदर कॉम्प्लेसेंसी का एक इफेक्ट होता है, तो हम कहते हैं चलो पहले नहीं है तो अभी नहीं आएगी, मगर चांस है कि इस बार शायद आ जाए शायद, बट पर्सनली आई वुड से कि कम ही आएगी, मगर फिर भी तैयार कर लें उसको। तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैंने उठाया हुआ। अच्छा, अब इसमें देखिए तो हमारे पास उन्होंने 5 हमें कुछ एनिमल्स, हाँ हमें यहाँ पे कुछ उन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं, पिक्चर भी नहीं डायग्राम्स हैं, ये इतने क्लियर नहीं है, एग्जाम में आपको काफ़ी क्लियर देंगे। एनीवेज इससे आपने देखना है हर ए से लेके ई तक आपने उनको आइडेंटिफाई करना। तो हम पहले एक को देखते हैं। पहला पार्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई बॉडी इज़ कम्प्लीटली और पार्शली, और हाँ पार्शली कवर्ड इन अ शेल। एक मिनट, तो अगर हम देखें तो यस इसकी बॉडी कम्प्लीटली, हाँ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इसकी बॉडी कवर्ड है शेल के, सो वी हैव टू गो टू 2। तो मैं यहाँ से गया 2 के ऊपर। 2 कह रहा है कि भाई शेल इज अटैच टू रॉक्स बाय थिन थ्रेड्स या शेल इज नॉट अटैच टू रॉक्स बाय थिन थ्रेड्स। वेल शेल इज इंडीड अटैच टू रॉक्स बाय थिन थ्रेड्स। तो हम इसको भी इसको कर लेते हैं, ये क्या होगा, ये इसका नाम है, जो भी इसका नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं बी के ऊपर। बी जो है उसके पास भी एक शेल है, सो बॉडी इज कम्प्लीटली और पार्टली कवर्ड इन अ शेल। ये एग्जैक्टली, तो हम 2 पे जाएंगे। शेल इज अटैच टू रॉक्स, नहीं, शेल इज नॉट अटैच टू रॉक्स बाय थिन थ्रेड्स। ये एग्जैक्टली, तो हम यहाँ से फिर 3 के ऊपर जाएंगे। शेल इज अ स्पायर दैट कम्स टू अ पॉइंट, एग्जैक्टली, तो ये फिर हमारा इसका जो आंसर है वो ये है। आगे चलते हैं सी के।
सी जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर भी एक शेल है, तो हम 2 पे गए। 2 पे अगर हम देखें तो थिन थ्रेड्स नहीं है, तो हम 3 के ऊपर गए। 3 पे उसकी स्पायर जो है इट इज़ नॉट कमिंग टू लाइक टू अ पॉइंट, सो हम यहाँ से जाएंगे इसके ऊपर। शेल इज़ नॉट अ स्पायर दैट कम्स टू अ पॉइंट, सो नाउ वी हैव टू गो टू 4। 4 कह रहा है एनिमल हैज़ टेंटेकल्स, ओके, एंड एनिमल हैज़ 2 टेंटेकल्स। वेल, इसका आंसर फिर ये है डी। इसके ऊपर भी शेल है, तो हम 2 पे गए यहाँ से, और 2 पे जाने के बाद रॉक्स पे भी नहीं है, तो हम बेसिकली यहाँ से यहाँ पे गए, और इसकी स्पायर भी नहीं है दैट कम्स टू अ पॉइंट, तो हम यहाँ पे गए। यहाँ से फिर हम 4 पे आए, इट हैज़ टेंटेकल्स, तो इसका नाम है ये। ई के ऊपर आते हैं, वेल बॉडी इज़ नॉट कम्प्लीटली और पार्टली कवर्ड इन अ शेल, तो उसका नाम फिर ये है। तो सिंपल इस तरह से हम एक एक को ना एलिमिनेट करते रहते हैं, एक एक को हम चेक करते रहते हैं, उसको हम उसका नाम असाइन करते रहते हैं। एमसीक्यूज़ में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये मैंने आपको तरीका बताया कि आपने किस तरह से उसको आंसर करना होता है। एमसीक्यूज़ में इस तरह से नहीं आएगा। अच्छा जी, देन वी हैव दिस वन। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन मोनोकॉर्ड्स और डाइकॉर्ड्स। तो मोनोकॉर्ड्स जो आप यहाँ पे गौर से देखें, ये इतनी कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, इट्स अ डायग्राम, मगर इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो उसकी मिड रिप है उसके साथ पैरेलल वेन्स हैं। तो मिड रिप के साथ पैरेलल वेन्स होंगी। अगर किसी अच्छा, कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे ये कहते हैं कि सर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी जो ये वाली वेन्स हैं ये भी तो पैरेलल हैं एक दूसरे के, यानी कि एग्जैक्टली हम देखें तो ये भी तो पैरेलल ही तो हैं। यहाँ पे मिड रिप है ना, तो यूँ करके हैं भाई, वो पैरेलल हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल टू द मिड रिप। तो अगर वो वेन्स मिड रिप की पैरेलल नहीं हैं देन इट इज़ अ डाइकॉट। अगर वो मिड रिप के पैरेलल हैं देन इट इज़ अ मोनोकॉट। ठीक है, तो वीट का पौधा इसमें आता है, इसमें बाकी लाइक मोस्ट फ्लावर जो हैं वो फिर डाइकॉट्स के अंदर आते हैं। और इसके अलावा इसके देखिए आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, राइट। और इसके अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 इसके पार्ट, तो ये इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। यहाँ तक हमारा यूनिट 1 खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं यूनिट 2 के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें आपने यहाँ एक बहुत गोल्डन रूल आपने यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर सब कुछ होता है जो कि एक एनिमल सेल के अंदर होता है। सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क ये होता है कि उसमें 3 C's एक्स्ट्रा होते हैं। वो 3 C's कौन से होते हैं? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और फिर सेंट्रल वैक्यूल। ये आपने याद रखना है, 3 C's एक्स्ट्रा होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। बाकी दे हैव द एंटायर स्टफ जो कि एक एनिमल सेल के अंदर है। ये का आपका गोल्डन रूल है। आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है और इसमें आपने क्या कुछ याद रखना है इसका जो फंक्शन है उस हवाले से। तो न्यूक्लियस जो है वो एक बॉस है, इट कंट्रोल्स द एंटायर सेल एक्टिविटीज़। साइटोप्लाज्म जो है वो एक तरह से लाइक सूप टाइप से, जिसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, एवरीवन लिव्स देयर, एवरीवन, जितने भी लाइक मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं वो सारे इसी के अंदर ही हो रहे हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है इट्स लाइक अ बॉडी गार्ड, तो वो कंट्रोल करता है कि भाई क्या उस सेल के अंदर आ रहा है, क्या उस सेल से बाहर जाएगा, वो सारा इसी के ही अंडर आ जाता है। राइबोसोम जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाता है, छोटा सा होता है। अच्छा, वो प्रोटीन बनाता नहीं है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज एक ज़्यादा बेहतर वर्ड है एज कम्पेयर टू सेइंग मेक्स प्रोटीन, पर मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट टू मेक इट सिंपल। वो प्रोटीन क्यों नहीं बनाता? इसकी वजह यह है कि ना अमाइनो एसिड्स तो होते हैं, तो सिर्फ उन्होंने लाइक सिर्फ आपने उनको जोड़ना होता है इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू मेक ए स्पेसिफिक प्रोटीन। सो हम प्रोटीन को लाइक बनाते नहीं हैं, हम उसको जोड़ते हैं, हम उसको सिंथेसाइज करते हैं। तो ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सिंस इट्स क्वाइट माइटी, तो माइटी के अंदर एक एनर्जी का एक पहलू आता है। तो आप समझ लीजिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था कि हम कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम कभी भी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते फ्रॉम थिन एयर। एनर्जी क्रिएटेड होती है, इट जस्ट ट्रेवल्स ऑन, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि इट इज़ नॉट मेक एनर्जी, इट रिलीजेज एनर्जी। आगे चलते हैं। वैक्यूल जो है, अच्छा अब हम वहाँ पे आ रहे हैं ना, जो 3 C's हैं जो कि एक प्लांट सेल के अंदर होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल और फिर क्लोरोप्लास्ट। वैक्यूल इट्स लाइक अ वैक्यूम बैग, उसमें आपको पानी होता है और जो सेल सैप होती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन में फ़र्क क्या है? कंट्रोल करना सेल मेम्ब्रेन का काम है, सेल वॉल का काम नहीं है। तो इसलिए वो बैक्टीरिया जिनकी सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल होती है और उनकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो चुका होता है यूजिंग स्पेसिफिक ड्रग्स, सो दे डाई, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल व्हाट लीव्स इन एंड आई मीन लाइक व्हाट लीव्स एंड व्हाट एंटर्स विद इन देयर सेल।
तो उसकी वजह से बहुत एक जो उसका लाइक डायनामिक बैलेंस है, ये जो डायनामिक एक्विलिब्रियम है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो सेल वॉल का सिर्फ और सिर्फ मकसद सपोर्ट करना, इट इट ओनली सपोर्ट्स द सेल स्ट्रक्चर, कि वो आपस में कोलैप्स ना कर जाए, वो फिस ना जाए आपस में, वो बहुत एक्सपैंड ना कर जाए। तो उनको उनको लाइक बचाने के लिए, उनको एक शेप देने के लिए ये सेल वॉल होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है इट्स लाइक अ ग्रीन एलियन, वो तो सारों को पता है कि भाई वो फोटोसिंथेसाइज करता है। तो ये था आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में बस इतनी ही चीज़ें थी। ये गोल्डन रूल आपने याद रखना है, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं। इसके अलावा हाँ अच्छा, आपको ना इस सारी वीडियो में कुछ चीज़ें जो कि आपको समझ ना आ रही हों, या कुछ चीज़ें जो कि आपने पूछनी हो, या वो चीज़ें जो कि आपके ख्याल से आपके अंदर कुछ आप समझ लें कि भाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट फॉर यू टुमारोज एग्ज़ाम, तो आप कमेंट में डालें, इंशाल्लाह यू विल गेट अ रिप्लाई। आपको लाइक कुछ ही मेरे ख्याल से घंटे बाद या आधे घंटे तक आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मेरा नंबर भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू कैन रीच आउट टू मी एंड इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट टिल द आवर ऑफ योर एग्जाम, डे नहीं, टिल द आवर ऑफ योर एग्जाम इंशाल्लाह। यूनिट 3 के ऊपर आते हैं। यूनिट 3 जो है वो हमारा सेल्स के हवाले से है। इसमें भी बहुत कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो कि आपने याद रखनी है। पहली चीज़ है भाई, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। सरफेस, अच्छा यहाँ मैंने टेबल ना, इट्स नॉट अ कंप्लीट टेबल, यानी इनके है तो उसमें चारों फैक्टर मौजूद हैं, मगर डिक्रीज इंक्रीज का मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंक्रीज किया हुआ है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसका ऑपोजिट ले लें कि भाई सरफेस एरिया जब डिक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा। सो जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ी से होगी। इसकी एग्जाम्पल क्या है, हमारे जो लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे लाइक ब्रोंक्यूल्स हैं, राइट, तो वो छोटे हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं और वो यूनिसेलुलर है। तो उसकी वजह से जो एंटायर सरफेस एरिया है, अगर हम उन सारों को पकड़ के उन सारों को आपस में सी के उनको स्ट्रेच आउट कर दें तो बहुत बहुत बड़ा बनेगा वो। सो दैट इज़ देन लाइक वन एडवांटेज जो कि हमारे लाइक लंग्स के पास है, कि जो जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी भी एयर है, वो बहुत आराम से डिफ्यूज़ कर पाती है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेगा, अच्छा जब सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाएगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, यानी इट इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, तो डिफ्यूजन जो होगी वो फास्ट होगी, बट एट अ सर्टन पॉइंट, एक हद तक, उनके एक हद पे जाके वो बहुत आप समझ लें कि क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी, मगर वो एयर के लिए नहीं है, वो बाकी मटेरियल के लिए है। व्हेन इट कम्स टू कंसंट्रेशन, जब वो इंक्रीज होती है तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगी, यानी जहाँ से कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वहाँ से डिफ्यूज होगा, यानी वहाँ पे डिफ्यूज नहीं होगा, वहाँ से डिफ्यूज होगा। सो इट विल बेसिकली डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये एक बेसिक रूल है। सो इट्स लाइक अ ब्रिज, तो यानी बल्कि ब्रिज नहीं, इट्स लाइक अ स्लोप या इट्स लाइक अ स्लाइड, जिसकी एक साइड ऊंची होती है, एक साइड नीचे होती है। जब हम स्लाइड लेते हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना। सो बेसिकली द सेम इज हैपनिंग हेयर, कि डिफ्यूज जो भी एयर है जब वो डिफ्यूज होती है तो वो एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से एक लोअर कंसंट्रेशन में आएगी। तो जितनी ऊंची स्लाइड होगी उतना तेज़ी से आएंगे आप नीचे, राइट। सो द सेम हैपन्स हेयर, जितनी हाई कंसंट्रेशन होगी उतनी तेज़ी से डिफ्यूजन होगी। तो ये एक बेसिक रूल था। आगे चलते हैं डिस्टेंस। हाँ, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स के अंदर मैंने आपको बताया था अभी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, लाइक ब्रोंक्यूल्स के अंदर हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं सारे, यानी सॉरी यूनिसेलुलर नहीं, उनकी जो क्या कहते हैं थिकनेस होती है वो सिर्फ 1 सेल के बराबर होती है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि भी डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम होता है तो उससे डिफ्यूजन जो है वो आप समझ लें कि अच्छी होती है, रैपिडली होती है, तेज़ी से होती है। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिफ्यूजन कम होगी, जब डिस्टेंस कम होगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो डिस्टेंस जब कम होगा तो डिफ्यूजन जो है हमारे पास वो फिर इंक्रीज होगी। तो ये इस तरह से। आगे चलते हैं। सोल्यूशन टाइप भी आपने इस यूनिट में पढ़ी होगी, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मगर एमसीक्यूज़ के पेपर के अंदर एग्जैक्टली सोल्यूशन टाइप तो नहीं आएगी, शायद आ सकती है, मगर बहुत कम चांसेस है इसके। मगर हाँ, जो प्लांट सेल की जो रिएक्शन है वो उसमें आ सकता है। तो जब आपका किसी भी जो आपका सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक हद तक पहुंच गया, तो उससे की वजह से क्या होगा, कभी टर्जिडी आ जाएगी, विच मीन्स कि आपका जो सेल है उसके अंदर वाटर आएगा। तो बाहर कंसंट्रेशन कम है, सॉरी बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है।
पानी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब बाहर पानी ज़्यादा होगा, अंदर पानी कम होगा, तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो वो जो सेल होगा ना, वो बहुत टर्जर्ड हो जाएगा। व्हेन वी हैव आइसोटोनिक, दैट मीन्स कि बाहर और अंदर पानी की जो कंसनट्रेशन है या फिर जो पानी का पोटेंशियल है वो सेम है, सो नथिंग विल हैपन। व्हेन इट कम्स टू हाइपरटोनिक, इसका मतलब यह है कि भाई अंदर पानी का कंटेंट, अंदर पानी की जो कंसनट्रेशन है वो बाहर से ज़्यादा है, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल हाइपरटोनिक। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो सेल है वो फ्लैसिड हो जाता है, वो बहुत श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसमें से पानी निकल रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये आपने वर्ड याद रख लिया बेशक, मगर एमसीक्यूज हैं तो इंशाल्लाह इट विल बी इजी। ये था हमारा एंटायर यूनिट 3, यूनिट 3 की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें हमने कर ली। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 जो है वो, इसमें आप समझ लें कि बस दो ही चीज़ें हैं, एक तो आपके फूड टेस्ट हैं और कुछ मॉलिक्यूल के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ठीक है, हम मानते हैं दे आर ऑल मेड फ्रॉम ग्लूकोज यूनिट्स, बट दे ऑल हैव डिफरेंट पर्पजेज। स्टार्च जो है वो स्टोरेज की एक चीज़ है, ग्लाइकोजन जो है दैट इज द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, सेलुलोज जो है वो हमारे अंदर इस तरह से पाई नहीं जाती। वो अलग बात है कि हम उसको खाएं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, मगर वो प्लांट के लिए है, वो प्लांट की सेल वॉल को बनाने के लिए है। तो अक्सर बच्चे इन तीनों के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और इन तीनों के जो फंक्शन है, जो इन तीनों के पर्पज़ हैं, उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन्स, दे आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपकी जो इंटायर बॉडी है इंक्लूडिंग योर जीन्स, दे आर ऑल मेड फ्रॉम प्रोटीन्स। और इसमें आपने याद रखना है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आपने याद रखना है ये, ठीक है। डीएनए का जो पैटर्न होता है, तो ए जो होता है वो मैच करता है टी से, सी जो होता है वो मैच करता है जी से। अब हम आगे आते हैं। अच्छा हाँ, फैट्स और जो फैटी ऑयल्स हैं, दे आर मेड फ्रॉम फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल। अगर ग्लाइसरॉल नहीं होगी, सिर्फ फैटी एसिड्स होंगे, तो फैट्स अपना नहीं बनेंगे। खैर एमसीक्यू में इतनी डिटेल नहीं चाहिए, बट ये एक इंपॉर्टेंस में चीज़ थी। रिगार्डिंग फूड टेस्ट, ये मैंने यहाँ पे एक टेबल है वो कॉपी किया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने याद रखना, ये तो मैं कहूँगा आप लोग उसको लाइक रट्टा मार लें, या इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट टू दैट एक्सटेंड कि जहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है। व्हेन इट कम्स टू आयोडीन, तो आयोडीन टेस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए। स्टार्च किस में होता है? स्टार्च पोटैटो के अंदर होता है, और स्टार्च ब्रेड के अंदर होता है, लेकिन मल्टीपल चीज़ों के अंदर होता है। अब उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन के नाम से एक है, उसको हम यूज़ करते हैं। इस टेस्ट का नाम है आयोडीन टेस्ट, मगर इसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। तो जब हम वो डालते हैं, हम बेसिकली हम उसमें कुछ ना ड्रॉप्स डाल देंगे, मे बी 2 और 3 ड्रॉप्स हम इसमें डाल देंगे, और उसमें फिर हम वो जो फूड है उस बीकर के अंदर हम उस फूड को भी डाल देंगे पानी से। अब हम देखेंगे भी उस पानी का कलर क्या हो रहा है। अगर वो पानी का कलर जो है वो चेंज हो रहा है इनटू ब्लू ब्लैक, दिस मीन्स कि भाई हाँ वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लू या ब्लैक, या फिर ब्लूइश ब्लैक हो जाए, या एंटायरली डार्क ब्लू हो जाए, तो वो सारा उसमें आता है। बेसिकली आपने याद रखना, लो स्टार्च का मतलब होगा कि भी इट विल बी ब्लू, एक थोड़ा सा ना लाइट, नहीं इतना भी लाइट ब्लू नहीं होगा, डार्क होगा, मगर थोड़ा सा लाइट ब्लू होगा एज कम्पेयर टू डार्क ब्लू। और अगर वहाँ पे बहुत बहुत ही हाई कंसनट्रेटेड स्टार्च है, देन इट विल गेट अ वेरी डार्क शेड ऑफ ब्लू ब्लैक, इसलिए हम उसको ब्लू ब्लैक कहते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। जो हमारे पास बेनेडिक्ट का टेस्ट है वो हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करने के लिए, और उसमें फिर हम इसमें अपने याद रखना है बेनेडिक्ट का जो टेस्ट है उसमें हम बेनेडिक्ट का भी सोल्यूशन यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग इसमें हीट भी होती है। हीट को हम क्या करते हैं कि नीचे एक बर्नर लगाते हैं और उसके ऊपर हम हल्की सी इसके ऊपर लाइक कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर हम उसको हीट दे रहे होते हैं, ठीक है। सो विदाउट हीट वी कैन नॉट परफॉर्म दिस टेस्ट, ये आपने याद रखना है। अक्सर कहते हैं एमसीक्यूज के अंदर बर्नर ऑफ होता है, ये आपने याद रखना है कि आपको ना 4 डायग्राम्स देंगे ABCD, और उसमें से ना 3 डायग्राम को तो लाइक, या फिर 2 डायग्राम का बर्नर ऑन होगा, 2 का बंद होगा। अब हाँ पे लाइक हमें नज़र तो आ रहा है कि हाँ उन्होंने बर्नर भी लगाया हुआ और फिर यहाँ कोई खास चेंज नहीं है, मगर आपने देखना है भी क्या उसको हीट पहुँच रही है या फिर नहीं। अगर उसको हीट नहीं पहुँच रही, दिस मीन्स कि भी वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म इट एक्यूरेटली, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर वहाँ पे लाइक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर वहाँ पे लाइक शुगर्स मौजूद हैं, तो उसका मतलब है कि भी वो ब्रिक रेड सा उसका जो है ना प्रेसिपिटेट वो ब्रिक रेड हो जाएगा।
अगर वो रेड हो रहा है वो भी उसी में आ जाता है, अगर वो ऑरेंज टाइप सा हो रहा है वो भी उसी में आ जाता है. देन वी हैव जो बायरूट का है उसमें फिर हम अगेन प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. वो बहुत ही आसान सा है. अगर प्रोटीन्स होंगी तो वो पर्पल हो जाएगा, या एक ना लाइट कलर पर्पल हो जाएगा. आप समझ लें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एक ख़ास नाम होता है उस कलर का, एक मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया. एनीवेज व्हेन इट कम्स टू फैट्स एंड ऑयल्स उसके लिए हम यूज़ करते हैं एथेनॉल इमल्जन यूज़ करते हैं. जब भी इमल्जन की बात आती है तो इमल्जन स्टैंड्स फॉर वो जो एक ऊपर एक ना एक जो फॉग सी आ जाती है ना, उसको हम कहते हैं भाई ये आपकी इमल्जन हो रही है. ठीक है, तो वो आपकी इमल्जन है. इसमें आपने याद रखना है कि इसमें आपको वाटर भी चाहिए होता है. सो यू कैन नॉट जस्ट पुट एथेनॉल सोल्यूशन ऑन इट. तो हम फिर उसमें पानी भी डालते हैं, और फिर हम वो जो भी जो भी फैटी ऑयल है या फिर जो भी चीज़ है हम उसको भी उसमें पुट करते हैं. और अगर कुछ देर बाद शेक करने के बाद उसके ऊपर एक छोटी सी फोम टाइप सी आ जाए, झाग सी आ जाए ऊपर, और वो मिल्की वाइट हो जाए, दिस मीन्स कि हाँ उसमें फ़ैट है. जितनी ज़्यादा वो फॉगी होगी, जितनी ज़्यादा वो डेंस होगी, उतना ज़्यादा उसमें फ़ैट होगा. जितनी कम, जितनी ट्रांसपेरेंट है, जितनी लेस ओपेक है, दैट मीन्स कि भाई उसमें उतना कम फैट्स हैं. देन वी हैव दिस DCPIP टेस्ट, और ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं विटामिन सी के लिए. और ये टेस्ट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं. एक मिनट, इसको आपने याद रखना है. इस टेस्ट को आपने तो एग्जाम से पहले लाजमी देख के जाना है. ठीक है, ये विटामिन सी को हम देखते हैं. अब विटामिन सी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी था उसको हमने लिया और उसके अंदर हमने कुछ उसके ड्रॉप डाले. तो जब हम ड्रॉप डालेंगे ना, तो ये एक ना थोड़ा सा तेज़ सा ब्लू कलर होता है इसका. मैंने ये रेड से लिख दिया, तो ये ब्लू होता है. तो अगर उस पर विटामिन सी हुआ तो विटामिन सी बेसिकली इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगी, इनके ख़त्म कर देगी, और वो कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, और अगर नहीं हुआ इट विल मेंटेन इट्स कलर. अगर विटामिन सी कम हुई तो वो थोड़ा सा अपना ब्लू रंग छोड़ेगा, थोड़ा सा वो लाइट ब्लू हो जाएगा. अगर विटामिन सी बहुत ज़्यादा हुई तो वो बिल्कुल कंप्लीटली कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, तो वो इटसेल्फ वो ख़त्म नहीं होगा, सब उसका कलर चेंज होगा. वो उसके ऊपर पड़ा होगा, जो सोल्यूशन है वो ख़त्म नहीं होगा, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर लेगा विटामिन सी. सिर्फ उसका जो कलर है वो उसको ख़त्म कर देगा. ये था. इसके अलावा बस यही था आपका एंटायर यूनिट 4 के अंदर. आगे आते हैं यूनिट 5 के ऊपर. एंजाइम्स के बारे में वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है. एंजाइम में आपने दो चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर, कि एंजाइम के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और फिर एंजाइम के ऊपर pH लेवल्स का क्या इफेक्ट होता है. अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जैसे फ्रीजर के अंदर होता है, या हाँ फ्रीजर के अंदर होता है, फ्रिज के अंदर भी थोड़ा सा हो जाता है कोल्ड, मगर ज़्यादा नहीं. तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, रिएक्शन स्लो हो जाता है. इसलिए हम चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि उसमें इतना भी ठंड नहीं होती है ठंड, पर इतनी भी नहीं होती जितनी फ्रीज़र में होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड है वो थोड़ी देर तक चल जाते हैं, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जस्ट पुटिंग दम आउटसाइड ऑन द टेबल. व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल, अच्छा हर ना एंजाइम के एक डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बट मोस्टली उनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ही बराबर होता है. ठीक है, तो उसमें फिर उनकी रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होती है. देन वी हैव बहुत ज़्यादा गर्मी हो अगर, फॉर एग्जांपल ओवन है, माइक्रोवेव है, तो उसमें फिर क्या होता है कि अच्छा माइक्रोवेव का मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है, उसको मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रेडिएशन करता है, तो शायद उसके बाद जब वो फूड पूरा गर्म हो जाता है तो उसके बाद एंजाइम के ऊपर इफेक्ट आता है, या उससे पहले आता है, वो एक अलग चीज़ है. एनीवेज, जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो वो जो एंजाइम है वो कम्प्लीटली मेल्ट अवे हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा. सो इट स्टॉप्स वर्किंग, इट कैन नॉट बी करेक्टेड अगेन. तो हम जब चीज़ों को क्या कहते हैं फ्रीज कर दी हमने उसको, तो रिएक्शन तो उसमें ऑलरेडी ख़त्म हुआ था, ऊपर से फिर हमने जाकर उसको गर्म कर दिया, हमने फिर से उसको बॉयल किया, या फिर हमने उसको फिर से गर्म किया, तो वो कम्प्लीटली उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स थी ना, जो भी इसमें न्यूट्रिशनल जो उसकी वैल्यूज थी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है. आगे चलते हैं. इफेक्ट ऑफ pH क्या है. वेल, एसिडिक बहुत ज़्यादा होगा तो एंजाइम या तो रुक जाएगा, या अपनी जो उसकी एक्टिविटी है उसको बहुत कम कर देगा. और जब pH लेवल बहुत ऑप्टिमम होंगे तो बहुत ही सबसे उसकी हाईएस्ट एंजाइम एक्टिविटी होगी. और जब बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होगा, कि बहुत बेसिक होगा, तो फिर वो पूरा का पूरा एंजाइम डीनेचर हो जाएगा. यह आपने याद रखना है कि अगर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके स्टमक के अंदर होते हैं. अब स्टमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, HCl, राइट. सो HCl तो इंतहाई तेज़ किस्म का एक एसिडिक वो है, एक एसिड है. तो वहाँ पे वो किस तरह से जिंदा रहते हैं, तो वो स्पेसिफिक एंजाइम्स है जो कि उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेड है.
सो दे आर अडेप्टेड टू दैट एनवायरनमेंट। तो उनका जो ऑप्टिमम पीएच लेवल है वो एंटायर लाइक वो पूरा का पूरा जो एसिडिटी के जो आपस लेवल्स है ना 1 2 3 से, तो ये तीनों उनके ऑप्टिमम पीएच लेवल्स हैं। ठीक है, अगर हम उनको pH 7 के ऊपर लेकर आए या फिर अगर हम उनको pH 6 के ऊपर लेकर आए, सो दे विल लाइक कम्प्लीटली डाई अवे। सो डिफरेंट एंजाइम्स उनका डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच लेवल होता है। हम किस तरह से उनको ढूंढेंगे कभी उसका क्या है, तो हमने बस देखना है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो स्टमक के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जो ऑप्टिमम पीएच लेवल होगा वो बहुत तेज एसिडिक होगा। ये एक बेसिक रूल था। आ गया था यूनिट 6 के ऊपर। यूनिट 6 जो है इसमें आपने याद रखना है एक बहुत गोल्डन रूल इसका, कि ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, सुक्रोज होती है। ये आपने याद रखना, ग्लूकोज कभी नहीं होती। हाँ, हमारे अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ट्रैवल करती है, बट प्लांट्स के अंदर सिंस ब्लड नहीं है, प्लांट्स के अंदर हमारे तरह वो आर्टरीज और अपना कैपिलरीज और वेन्स नहीं है, तो उनके अंदर क्या होता है कि सुक्रोज ट्रैवल करती है। उसकी वजह क्या है, ग्लूकोज है ना वो हाईली रिएक्टिव है, वो कहीं भी जाएगी तो वो रिएक्ट कर लेगी। सुक्रोज जो इट इज़ लाइक अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो इट इज़ नॉट दैट मच लाइक इजीली डिजॉल्व, क्योंकि वो आराम से इतनी डिजॉल्व भी नहीं होती, और इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इट इज़ नॉट दैट मच रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो इसलिए प्लांट क्या करते हैं, जब वो ग्लूकोज बनाते हैं तो वो बना के, अच्छा हाँ, ग्लूकोज जो है वो बहुत जगह काम आती है। तो स्टार्च में वो काम आती है, वो सेलुलोज सेल वॉल बनाने में काम आती है, वो सुक्रोज में काम आती है, वो जो नेक्टर होता है जो लाइक फूलों के अंदर होता है, या जो किसी भी फ्रूट या किसी भी वेजिटेबल या कोई भी चीज़, तो जिसके अंदर लाइक एक उसका अपना नेक्टर होता है, जिसके जूस होता है, जिसका टेस्ट होता है, तो वो सारा ग्लूकोज की तो वजह से आता है। मगर ग्लूकोज को वहाँ तक लेकर आना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए पहले उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर सुक्रोज से फिर उसको वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये आपने याद रखना। इसके अलावा मैग्नीशियम का रोल क्या होता है प्लांट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है एमसीक्यूज के अंदर। मैग्नीशियम जो है ना, ये आपने याद रखना, सिंस इट कंटेन्स अ जी, यहाँ देखें जी है, दिस मीन्स कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाती है, और क्लोरोफिल ग्रीन होते हैं, सो दैट्स एन ईजी वे टू रिमेंबर कि मैग्नीशियम का काम क्या है। फिर हमारे पास आती है कि अगर वहाँ पे मैग्नीशियम ना हो तो फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर कुछ ना डेफिशिएंसी पैदा हो गई है, अब वहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो प्लांट के जो लीव्स है ना वो बिल्कुल येलो हो जाएंगे, या वो साइड से येलो होने शुरू हो जाएंगे। अगर वो कम्प्लीटली येलो हो गई हैं और वो बिल्कुल ये ऊपर से नीचे से हर तरफ से येलो हो गए हैं, दिस मीन्स कि भी वहाँ पे मैग्नीशियम ख़त्म हो चुकी है, अब वो प्लांट मर रहा है, उनके मर चुका है या फिर मर रहा है। ये आपने अपना याद रखना है। इसके अलावा नाइट्रेट्स का क्या रोल होता है, नाइट्रेट्स बेसिकली ना प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो जब नाइट्रेट्स होंगी तो प्रोटीन होगी, जब नाइट्रेट्स नहीं होंगी तो फिर प्रोटीन भी नहीं होगी। और प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन हमारे अंदर यानी एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी वो ग्रोथ लेकर आती है, राइट। तो प्रोटीन जो है वो लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे लिए। तो जितनी प्रोटीन होगी उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, जितनी कम प्रोटीन होगी उतनी बुरी ग्रोथ होगी, या फिर ऑलमोस्ट नो लाइक कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये एक रोल था। इसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर जो है उस हवाले से भी देख लेते हैं। इससे आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर जो है उसके 3 कलर्स होते हैं। येलो, ये येलो उसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट था इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे पर्पल बैकग्राउंड किया हुआ है। सो येलो, रेड और पर्पल। येलो का मतलब क्या होगा, जब हम वहाँ पे लाइक उसको डालेंगे तो येलो का मतलब ये है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, डायग्राम में आपको अक्सर एमसीक्यूज में आपको एक ना प्लांट देंगे और साथ उन्होंने हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर भी उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ होगा। तो वो कहेंगे भाई आप बताएं कि उसका कलर ना अगर वो हाँ कि वो रिस्पायर कर रहा है या वो फोटोसिंथेसाइज कर रहा है। तो आपने देखना होगा कि भाई हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो इंडिकेटर है, इज़ इट येलो और इज़ इट रेड। अगर वो येलो है तो उसका मतलब है कि हाँ वो जो प्लांट है वो रिस्पायर कर रहा है, यानी रिस्पायरेशन में वो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन खा रहा है। ये हमें मतलब बचपन में बताया जाता था कि भी जो ट्रीज़ हैं या जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं। हाँ ठीक है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं मगर हमेशा नहीं। वो रात में जब अंधेरा होता है या जब उसको लाइक लाइट नहीं आ रही होती तो उस वक्त वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर डायग्राम में आपके पास जो प्लांट दिया हुआ है उसके ऊपर एक ब्लैक कवर चढ़ाया हुआ है या उसको किसी शेड के अंदर रखा हुआ है जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, फिर वो रिस्पायर करेगा, वो फिर CO2 निकालेगा, ऑक्सीजन खाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर जो है वो फिर येलो हो जाएगा, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि भी हाँ प्लांट जो है वो रिस्पायर कर रहा है।
अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर रेड ही रहा, लाइट रेड रहा, दैट मीन्स कि भाई देयर इज नथिंग हैपनिंग हियर, इट इज़ नॉर्मल, कि वहाँ पे रेस्पिरेशन भी नहीं हो रही और फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसाइजिंग भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा. व्हेन इट बिकम्स पर्पल, दिस मीन्स कि जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना रहा. इसका क्या मतलब हुआ कि वो फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, राइट. तो वो प्लांट जो कि लाइक जिनको लाइट अवेलेबल होती है तो वो फिर फोटोसिंथेसाइज करते हैं एज कम्पेयर टू दोज प्लांट जिनके पास लाइट नहीं होती, वो फिर रेस्पायर करते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आपने कल के एग्जाम के लिए आपको ना फ़ायदा रहेगा इंशाल्लाह. आगे चलते हैं. लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी प्लांट के लिए? 3 हैं LCT के नाम से. लाइट, ये आपने बस याद रखना है, LCT. सो लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर टेम्परेचर है. देन लास्ट जिसमें लास्ट चीज़ है वो है रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इसमें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं. एक चीज़ आपने याद रखनी है इसमें कि जो पहले से अक्सर ना MCQs में उन्होंने दिया होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो लीव्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. भाई ऐसा नहीं होता, हर जगह पे नहीं होते. जो उसका टॉप लेवल है वहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेलिसेड लेयर कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, वो बहुत डेंसली पैक्ड होता है. और जो क्यूटिकल है उसके ऊपर तो होते ही नहीं है. और जो स्टोमेटा है उसके ऊपर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं. स्टोमेटा के जो इर्द गिर्द जो 2 गार्ड सेल्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं क्लोरोप्लास्ट. ये आपने याद रखना है, ठीक है. तो स्टोमेटा इटसेल्फ उनके ऊपर नहीं होते क्लोरोप्लास्ट, जो उसके गार्ड सेल्स हैं उनके ऊपर होते हैं क्लोरोप्लास्ट. तो अगर वो फोटोसिंथेसाइज कर भी आया तो वो स्टोमेटा नहीं कर रहा, वो बेसिकली गार्ड सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कर रहे हैं. तो ये कुछ था क्लोरोप्लास्ट के हवाले से. और बस ये हमारा यूनिट 6 भी इंटायरली के लिए कवर हो गया. जो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए. तो आज के लिए इतना ही है. मैंने उसको आगे फर्दर नहीं किया. उसकी 2 वजह हैं. पहली वजह ये है कि ये बहुत लंबी हो जाती वीडियो और इतना टाइम नहीं था मुझे इंटायरली सारे ये कंसाइज नोट्स बनाने का. तो बेसिकली हम लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, बल्कि मैं यूट्यूब पे अभी भी लगा दूंगा इंशाल्लाह इसको. मगर इसके साथ साथ आई अर्ज यू गाइज कभी आप लोग ऐसा करें कि इफ़ यू विश टू प्रोसीड इन दिस मैनर, इफ़ यू विश टू प्रोसीड इन दिस पैटर्न, कि हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो वो चीज़ें जो कि बहुत क्रूशल है आपके कल के एग्ज़ाम के लिए, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. वी कैन होल्ड अ सेशन. We can hold a session of 1 hour, we can hold a session of 2 hours, like जिससे भी टाइम अवेलेबल होगा. और मैं स्टूडेंट्स को आई विल टेक यू थ्रू दोज इंटायर 21 यूनिट्स जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं, और हम जितनी भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है. सो आई कैन नॉट इंटायरली ड्रॉ देम आउट एंड आई कैन नॉट प्रेजेंट देम इन अ सिंगल वीडियो ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट दैट वी हैव. तो इसलिए आपको मैं ये ऑप्शन अवेलेबल कर रहा हूँ. मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका जो कॉन्टैक्ट है वो भी मैं आपको डाल दूंगा. आपने कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, आपने किससे कॉन्टैक्ट करना, तो आप मुझे मैसेज करें और आप मुझे लिख दें कि भी मैंने आपकी वीडियो देख के मैं आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि भी मैं फलां टॉपिक्स या मैं इंटायर सिलेबस आपके साथ एक मरतबा कवर अप कर लूँ. तो अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी हुई, अगर मेरे पास सीट्स हुई, स्लॉट्स हुई, तो मैं आपको भी ले आऊँगा, ठीक है. और अगर पर्सनली आई लाइक 1-on-1 सेशंस, उसमें एक ज़्यादा अच्छा फोकस और एक ज़्यादा अच्छे कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ स्टूडेंट की हेल्प कर सकता हूँ. बट कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, कल एग्जाम है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 5-6 स्टूडेंट्स हैं या और भी लाइक मल्टीपल स्टूडेंट, तो हम उनको इकट्ठे किसी एक ना ग्रुप सेशन के अंदर ले लें और हमको इकट्ठे लेके चलें, तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह. बाकी कुछ हम पास पेपर्स भी हम उसने सेशन के अंदर कर लेंगे. कुछ हम जो हार्ड क्वेश्चन हैं, टॉपिकल क्वेश्चन हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है. और आई कैन गिव यू सम नोट्स एज वेल, जो मेरे अपने बने हुए नोट्स हैं वो भी आपसे लाइक शेयर कर सकता हूँ उसके अंदर. सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड आई वुड सजेस्ट कि आप फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको. अदरवाइज सीट्स जो हैं या जो स्लॉट्स हैं वो फिलअप हो जाएंगे एंड देन आई वॉन्ट बी एबल टू अकोमोडेट यू, ठीक है. सो जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग दिस लॉन्ग सेशन. हाँ, अब मैं यहाँ पे उसको ना क्लोज़ कर देता हूँ, मगर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि आपने कल के एग्ज़ाम के लिए ना आई वुड सजेस्ट कि आप थ्योरी ना पढ़ें, आप रिवीजन ना करें. आई वुड सजेस्ट कि आप ना MCQs के जो क्वेश्चंस हैं वो जितने कर सकते हैं आप उतने करें. एंड डोंट फोकस अपॉन गेटिंग द करेक्ट आंसर, इंस्टेड फोकस अपॉन गेटिंग द राइट रीजनिंग बिहाइंड योर आंसर. बेशक आपके आंसर रॉन्ग हो रहे हैं, अभी की बात कर रहा हूँ, आप जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो बेशक आपके आंसर रॉन्ग हो रहे हैं, डजेंट मैटर, रीजनिंग बस सही होनी चाहिए. अगर रीजनिंग सही है तो बहुत आपको फ़ायदा रहेगा. वरना क्योंकि अक्सर औकात वो रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते, या
सिलेबस में थोड़ी सी स्लाइड चेंजेस की वजह से कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर बहुत ईजी मार्क्स के, बहुत फ्री के जो मार्क्स होते हैं वो लूज़ कर देते हैं बच्चे। सो MCQs का जो पेपर है उसमें तो यू शुड गेट एन A स्टार अगर हम सिर्फ MCQs की पेपर की बात करें। सो आई विश यू ऑल गुड लक। अल्लाह ताला आपके कल के एग्ज़ाम को आपके आसान करें और आपके दिमाग को, आपकी रूह को सुकून और इत्मीनान बख्शे। और अल्लाह ताला आपकी बाकी भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जिनके और एग्ज़ाम्स रहते हैं, वो भी आसान करे। जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हैं तो अल्लाह ताला उनको अच्छे ग्रेड्स अता करें और अल्लाह ताला उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के उनको ग्रेड्स अता करें। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।